ओके, हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका आफरीन अस्मत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। क्या हाल है, कैसे हो आप सब? तो आज आप सबकी वीडियो, जो आप सबके लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये बहुत डिमांडेड वीडियो है इस पूरे चैनल पे कि मैम इकोनॉमिक्स की क्लास आप शुरू करो। तो आज मैं आप सबको इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाली हूँ। क्लास 12th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं वो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उनके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, या फिर 12th क्लास के बच्चे जो अपना एग्जाम देने वाले हैं 12th का, या 11th क्लास के बच्चे, सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स के क्लास 12th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे और उसमें मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन करवाऊंगी और धीरे धीरे करके फिर हम इस तरीके से एनसीईआरटी सीरीज को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास है आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास इकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पर शुरू करने से पहले हमें यही पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स शब्द का मतलब क्या है। भाई बेसिक, तुम्हारा जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है ना क्लास 11 12th में, तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए ना कि इकोनॉमिक्स शब्द का मतलब क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का मतलब आखिरकार होता क्या है? तो इकोनॉमिक्स के लिए अगर हम सेम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स उठाते हैं तो बेसिकली इकोनॉमिक्स शब्द का मतलब होता है कि इकोनॉमी में रिसोर्सेस काफी स्केर्स हैं। रिसोर्सेस मीन्स होता है संसाधन। संसाधन यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे आप अपनी कोई भी तरीके की जरूरतें पूरा कर रहे हैं। रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत स्केर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मुझे गर्मी लग रही है, मैंने फैन ऑन कर दिया, तो इस केस में फैन मेरे लिए क्या हो गया? रिसोर्स। यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे आप अपनी किसी भी तरीके की जरूरत को पूरा कर रहे हैं वो आपके लिए रिसोर्स कहलाता है। कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा क्या है? वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, बहुत ज्यादा सीमित हैं, बहुत ज्यादा कम है। हर एक इंडिविजुअल के पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं, सीमित संसाधन है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है। या फिर आप कह सकते हो हर किसी के पास कमाई का अलग अलग जरिया मौजूद है। कमाने के लिए किसी के पास कुछ चीजें हैं, किसी के पास कुछ चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बात करते हैं, कुछ बुक्स के एग्जाम्पल उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए गांव में एक फैमिली है। ठीक है, अब गांव में जो फैमिली है उसके पास कुछ बेसिक रिसोर्सेस मौजूद हैं। गांव में एक फैमिली है जिसके पास क्या है? कुछ बेसिक रिसोर्सेस मौजूद हैं, जिससे या जिसका वो इस्तेमाल करके अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी एक फैमिली है जिसके पास एक छोटा सा लैंड है। ठीक है, कुछ एग्रीकल्चर यानी खेती वगैरह करने के लिए उसके पास मशीन्स वगैरह है। एक छोटा सा लैंड है, फैमिली के लोग उसी में इन्वॉल्व होकर उससे कमाई कर रहे हैं और उससे अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और फैमिली है या दूसरा कोई इंडिविजुअल है विलेज में, जिसके पास फॉर एग्जांपल मान लीजिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी नहीं, उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास कोई काम करने की चीज नहीं है। वो क्या कर रहा है? उसके पास वीविंग मशीन है, उसके पास वीविंग स्किल है, वो वीव करके अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है। वहीं पर कोई एक इंडिविजुअल है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक स्किल है, काम करने की स्किल। यानी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के बदले में मैं यहाँ पर इनकम जनरेशन कर रही हूँ, जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं। यानी हर एक इंडिविजुअल के पास लिमिटेड रिसोर्सेस मौजूद है बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेस मौजूद है। भाई अनलिमिटेड ऐसा कोई इंडिविजुअल तो आपने देखा नहीं होगा ना जिसके पास हर चीज हो, भाई उसके पास वो खेती भी कर रहा है, वीविंग भी कर रहा है, सब कुछ मौजूद हो, सेल्फ सफिशिएंट इंसान नहीं होगा। इकोनॉमिक्स शुरू यहां से होती है। इकोनॉमिक्स कहती है हर एक इंडिविजुअल के पास एक बहुत ही लिमिटेड जरिया होता है बेटा कमाई करने का, और इस लिमिटेड जरियों को इस्तेमाल करके वो अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है।
तो इकोनॉमिक्स कहती है कि लिमिटेड रिसोर्सेस जो इंडिविजुअल के पास मौजूद है, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, उन लिमिटेड रिसोर्सेस का तुम इतना बेहतर इस्तेमाल करो, इतनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो कि उन लिमिटेड रिसोर्सेस से आप अपनी सारी जरूरत को पूरा कर सको। दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। इसे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। बेसिकली शुरुआत हमारी एनसीईआरटी की यही से होती है कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का मतलब क्या है। अगर आप जो है ना क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर उठाओगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो बेसिकली पहले 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ में आपको यही समझाया गया है कि इकोनॉमिक्स शब्द का मतलब क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको यहां पर बताया बेसिकली लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज कहा जा रहा है बिल्कुल ही सीमित संसाधन है। हर इंडिविजुअल के पास अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। अच्छा, लिमिटेड रिसोर्स है, सीमित संसाधन है, ठीक है। तो सीमित संसाधन का इस्तेमाल हम इतनी अच्छी तरीके से करें, इतनी बेहतर तरीके से करें, इसका यूटिलाइजेशन, इसका एलोकेशन, एलोकेशन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना। इसका एलोकेशन इतनी बेहतर तरीके से करें कि हम लोगों की क्या कर सके? अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर सके। भाई क्योंकि वांट्स हमारी क्या है? वांट्स हमारे लिए अनलिमिटेड है। वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन वांट्स को पूरा करने का जरिया जो है वो लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स कह रही है लिमिटेड रिसोर्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करो ताकि आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सको, फुलफिल कर सको। दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिए कि जैसे कि किसी इंडिविजुअल फैमिली के पास अगर एग्रीकल्चर करने का सामान, इक्विपमेंट्स और स्किल है, लेकिन वहीं पर एक फैमिली के पास वीविंग स्किल है, कोई वीव करके अपनी जरूरत पूरी कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर खेती करके अपनी जरूरत पूरी कर रहा है, और वहीं पर कोई एक टीचर है जो पढ़ा के अपनी जरूरत पूरा कर रहा है। यानी अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग स्किल, अलग अलग रिसोर्सेस का बेहतर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ताकि वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सके। दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। आई होप सो इकोनॉमिक्स का बेसिक आपको डेफिनेशन यहां से क्लियर हो चुका होगा। अब यहां पर अगर आपने ध्यान से ना इकोनॉमिक्स को समझा है, सुना है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स के काम करने का एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है बेटा। एक ऐसा बेसिक प्रिंसिपल जो अगर हो ना तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। शुरुआत यहीं से होती है और उस बेसिक प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं बेटा? उस बेसिक प्रिंसिपल को हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। भाई डिमांड एंड सप्लाई के बिना हमारी अर्थशास्त्र क्या है? डिमांड एंड सप्लाई के बिना हमारी अर्थशास्त्र अधूरी है। क्यों डिमांड एंड सप्लाई के बिना हमारी अर्थशास्त्र अधूरी है बेटा? क्योंकि अगर हम शुरुआत ये वर्ड पर जाते हैं स्केर्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, लिमिटेड और स्केर्स मैंने साथ में लिख दिया, कोई बात नहीं। यहां पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो हमारे लिए लिमिटेड रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज माने क्या होता है? संसाधन। जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो ये हमारे लिए क्या है? रिसोर्सेज। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं इस शब्द की, दिस लिमिटेड रिसोर्स, ये लिमिटेड रिसोर्स का एलोकेशन करने की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? वाई? क्यों हम यहां पर इन लिमिटेड रिसोर्सेस को एलोकेट कर रहे हैं बेटा? अगर हम बात करते हैं यहां पर इन लिमिटेड रिसोर्सेस को हम एलोकेट कर रहे हैं, इसकी वजह शुरू हो रही है ये कि इकोनॉमिक्स में या हमारे इंडिया में जो भी लोग हैं, जो भी राष्ट्र हैं, उनका मेन मकसद क्या है या उनके कुछ क्या है? उनकी कुछ डिमांड्स हैं, उनकी कुछ क्या है? मांगे हैं। अच्छा, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए बेटा उन्हें जरूरत किस चीज की पड़ती है? उनके पास उनकी डिमांड है। अच्छा, उनको अपनी डिमांड को सैटिस्फाई करना है, तो उनकी डिमांड को सैटिस्फाई करने के लिए उनको जरूरत पड़ती है सप्लाई की। भाई अगर आपकी
मांग ही नहीं है तो आपको सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाऊंगी, खाना पकाऊंगी, खाना अरेंज करूंगी। भाई अगर मेरी कुछ डिमांड ही नहीं हो रही है तो क्या मैं किसी भी तरीके से सप्लाई को क्रिएट करने की कोशिश करूंगी? नहीं करूंगी। सप्लाई क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि यहां पर हमारी कुछ मांगे हैं, कुछ डिमांड है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो हमें सप्लाई की जरूरत पड़ रही है, इस सप्लाई को क्रिएट करने के लिए ये है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स, है ना भाई। लिमिटेड रिसोर्स को बांटा क्यों जा रहा है? लिमिटेड रिसोर्स संसाधन हमें सप्लाई दे रहे हैं, जिस सप्लाई से हम अपनी मांगों को पूरा कर रहे हैं। मान लो हमारे पास डिमांड ही नहीं है, यही छुपा दो, हमारे पास डिमांड ही नहीं है, तो क्या हमें किसी भी तरीके की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी? नहीं। अच्छा, हमें किसी भी तरीके की सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या इकोनॉमिक्स हम बेवजह अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को बांटेंगे? नहीं बांटेंगे। यानी इकोनॉमिक्स शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई अगर उसमें ये बेसिक प्रिंसिपल नहीं मौजूद है, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई। समझ में आया? तो यहां पर अब तक हमने सिर्फ दो बेसिक चीज पढ़ी कि इकोनॉमिक्स शब्द का मतलब क्या है और इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। इकोनॉमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट इन्हीं स्केर्स रिसोर्सेस के आसपास घूमता है। शुरुआत यही होती है कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स है, हमें इन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हमें जरूरत किस चीज की है? सप्लाई की। सप्लाई की जरूरत है तो हमें सप्लाई क्रिएट करना है, तो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, यानी सीमित संसाधन। अब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस जो है उसका बेहतर एलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये बेहतर एलोकेट करेंगे तो बेहतर एलोकेशन, लिमिटेड रिसोर्सेस का बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन, बेहतर तरीके से एलोकेशन, इससे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? आई होप सो। यहां तक कि आप सबको मेरी बात क्लियर होगी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हमें बताया गया है इकोनॉमिक्स की या इकोनॉमी की कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। भाई बेसिकली हमारी एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया है कि हमारे इकोनॉमी की 3 बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम शुरू ही वहीं से होती है, ये स्केर्स रिसोर्सेस से। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हमारे लिए 3 क्वेश्चन मार्क क्रिएट होते हैं, 3 हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जिसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, तो पहले तो मैं वो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपको बता देती हूं कि 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारे लिए इकोनॉमिक्स की क्या है। व्हाट आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स? आई होप सो कि आपको वो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स का अंदाजा है, आपको पता है, लेकिन फिर भी यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करती हूं कि व्हाट आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, फर्स्ट। ठीक है, अब वो फर्स्ट क्या क्रिएट होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सबसे पहली चीज क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे यहां पर ये किया गया। लिमिटेड रिसोर्स है ना, सीमित संसाधन है ना हमारे पास, बिल्कुल सीमित संसाधन है। तो हमसे कहा जा रहा है सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, यानी लिमिटेड रिसोर्सेस को बेहतर तरीके से कहां ज्यादा लगाना है, कहां कम लगाना है। अगर हमारे पास कोई छोटी सी कुछ चीज दी गई है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 रुपए दिए गए, अब 10 रुपए का तो जमाना चला गया ना, चलो अपने हम उसके हिसाब से, चलो मान लो 1000 रुपए दिए गए मुझे। अब मेरे को बता दिया गया मेरे को 1000 रुपए पॉकेट मनी दी गई है पूरे महीने की, और अब ये 1000 रुपए क्योंकि मेरे पास लिमिटेड पैसा है और मेरी अनलिमिटेड वांट्स हैं, मुझे ये भी खरीदना है, मुझे वो भी खरीदना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो अब मैं सोचूंगी यार मैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज पर पहले खर्चा करूं या फिर मैं लग्जरी पहले लूं। यानी यहां पर, ये तो मेरा एग्जांपल था, यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है
कि सबसे पहले तो बताओ कि तुम क्या प्रोड्यूस करोगे, रिसोर्सेस को एलोकेट कैसे करोगे, यानी ज्यादा तुम क्या प्रोड्यूस करोगे, ज्यादा तुम लग्जरी में खर्चा करने की सोच रहे हो या फिर ज्यादा तुम नेसेसिटीज में खर्चा करने के लिए सोच रहे हो। भाई बताओ क्या ज्यादा करोगे, ज्यादा लग्जरीज करोगे या ज्यादा नेसेसिटीज में एलोकेट करोगे। भाई जरूरत तो दोनों की है, हमें लग्जरी की भी जरूरत है, हमें बेसिक की भी जरूरत है। तो हम फूड, क्लोथिंग या फिर आप कह सकते हो शेल्टर, इस पर ज्यादा खर्चा करें या फिर हम ज्यादा लग्जरी गुड की तरफ भागे, कार्स वगैरह का ज्यादा प्रोडक्शन करें। यानी हमें डिसाइड करना है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यहां ज्यादा लगाएं या फिर यहां ज्यादा लगाएं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ज्यादा हम एग्रीकल्चर गुड्स में प्रोड्यूस करें। भाई कहा जा रहा है लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो अब यहां पर ये भी देख लो, ज्यादा हम एग्रीकल्चर गुड्स बनाएं या फिर हम ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पर खर्चा करें, ठीक है। या फिर हम ज्यादा सर्विसेज पर ध्यान दें या फिर हम क्या करें, ज्यादा सर्विसेज पर ध्यान दें। भाई हमें ना अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को देखना है कि भाई इकोनॉमी में तो सब चीज की जरूरत है यार, लग्जरी भी चाहिए, हमें नेसेसिटी भी चाहिए, हमें एग्रीकल्चर गुड भी चाहिए, हमें इंडस्ट्रियल भी चाहिए, हमें सर्विसेज भी चाहिए, हमें सब चाहिए, लेकिन हमारे पास लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज। शुरू यहीं से हो रहा है भाई, है हमारे पास क्या है, हमारे पास एकदम लिमिटेड रिसोर्स। तो भाई सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं क्या प्रोड्यूस करें, लिमिटेड रिसोर्स, लग्जरी में ज्यादा खर्चा करें, नेसेसिटीज में ज्यादा खर्चा करें। अच्छा, एग्रीकल्चर में ज्यादा खर्चा करें या फिर अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल गुड्स में ज्यादा खर्चा करें, हम हेल्थ सेक्टर्स पे ज्यादा खर्चा करें या फिर हम रिसोर्सेज को एजुकेशन में ज्यादा लगाएं। भाई डिफरेंट तरीके की बात करी जा रही है कि हमको कहां पर कैसे क्या खर्चा अपने रिसोर्सेज पर करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस क्वांटिटी में करना है। भाई अब तुम ये डिसाइड कर ले रहे हो तो ये भी डिसाइड करो कि तुम्हें किस क्वांटिटी पर खर्चा करना है, ठीक है। अब एजुकेशन में भी तुम आगे बता सकते हो कि भाई बेसिक एजुकेशन पर ज्यादा लगाना है रिसोर्सेज या हायर एजुकेशन पर ज्यादा लगाना है, क्योंकि जरूरत तो हमें सबकी है ना। तो ये हमारे लिए सबसे पहला सवाल क्रिएट होता है, सबसे पहली प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम क्या प्रोड्यूस करें और हम किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। समझ में आया अच्छी तरीके से? आई होप सो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको आसानी से क्लियर हो चुका होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस या व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी, ठीक है, डन। अब चलो बात करते हैं दूसरा सवाल। तुमने डिसाइड कर लिया कि हमें इतना लग्जरी, इतना नेसेसिटी बनाना है, तुमने डिसाइड कर लिया हमें इतना एग्रीकल्चर गुड, इतना इंडस्ट्रियल गुड करना है, तुमने डिसाइड कर लिया हमें इतना बेसिक एजुकेशन, इतना हायर एजुकेशन, इतना हेल्थ, इतने सर्विसेज पे लगाना है। हमने एक बेसिक चीज डिसाइड करी, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आके खड़ा हो जाता है, ठीक है तुमने डिसाइड कर लिया, अब बताओ कैसे प्रोड्यूस करोगे। अब क्या आके दिमाग में खड़ा हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में खड़ा हो गया आकर, और वो दूसरा क्वेश्चन है हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड। भाई तुमने डिसाइड तो कर लिया, अब जरा सा मुझे बताओ कि किस तरीके से तुम ये वस्तुएं प्रोड्यूस करने वाले हो। किस तरीके का मतलब है, हमारे पास जो है रिसोर्सेज है, तो हम कैसे प्रोड्यूस करें, हम ज्यादा जो है लेबर का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करें, ठीक है, या फिर हम ज्यादा मशीनरी की तरफ जाएं। दोनों के अपने अपने फायदे, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। भाई हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें, हम ज्यादा लेबर को लगाएं, या फिर हम ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ भागे, क्योंकि दोनों के अपने फायदे और दोनों के अपने नुकसान हैं। फायदे और नुकसान क्या है भाई, अगर हम लेबर ज्यादा चूज करते हैं तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन यहां से हमें इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी। भाई इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी, जाहिर सी बात है, आप सब जानते हैं यहां पर हमें क्या होगा, इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी। लेकिन अगर हम यहां पर जाते हैं तो इंप्लॉयमेंट तो नहीं जनरेट हो रही, बट यहां पर हमें एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी,
यहां पर टाइम कम लगेगा, है ना। तो भाई हमें यहां पर डिसाइड करना है कि अगर तुम ये समझ पा रहे हो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ गया है कि तुम्हें क्या प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, यानी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम, तो दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम को झेलो। दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, कैसे ये गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, हाउ दीज गुड्स आर प्रोड्यूस। ज्यादा लेबर लगाओगे या फिर ज्यादा मशीनरी लगाकर प्रोडक्ट को बनाने वाले हो, ठीक है। चलो ले देकर हमारे दिमाग में अगर ये भी क्लियर हो गया कि यहां पर भी हमने सोच लिया कि अच्छा ठीक है हम ऐसा करेंगे, इस टाइम ये नीड है, इस टाइम ये नीड है, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ कुछ डिटरमाइन कर दिया। तो अब पीछा यहां पर भी आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि यहां पर अगेन आपके पास एक और सवाल आके यानी थर्ड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी खड़ी होने वाली है। अब थर्ड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, फॉर whom these products are produced। अब तुमसे पूछा जा रहा है, अब तुमसे बेटा क्या पूछा जा रहा है, फॉर whom are these product produced, for whom are these product produce, these goods या प्रोडक्ट कुछ भी लिख सकते हो, these goods produced, ठीक है। यानी अब तुम ये बताओ किसके लिए बना रहे हो। अब किसके लिए का क्या मतलब है मैम, किसके लिए का ये मतलब है कि तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम क्या बना रहे हो, तुमने ये डिसाइड कर लिया किस क्वांटिटी में बना रहे हो, तुमने ये डिसाइड कर लिया कैसे बना रहे हो। तो अब तीसरी प्रॉब्लम है, बताओ किसके लिए बना रहे हो, ये जो गुड्स बना रहे हो इसे तुम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसे तुम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो का क्या मतलब है, भाई ये जो गुड्स आपने प्रोड्यूस करे हैं ये तुम ज्यादा हायर सेक्टर के लिए बना रहे हो, या तुम मिडिल क्लास के लिए बना रहे हो, या फिर तुम लोअर क्लास के लिए बना रहे हो। तुम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इंश्योर करोगे कि तीनों क्लास को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके। कहां तुम कौन से प्रोडक्ट देने वाले हो, तुम ज्यादा मिडिल क्लास पर ध्यान दे रहे हो, तुम ज्यादा हायर सेक्शन पर ध्यान दे रहे हो, तुम या ज्यादा लोअर सेक्शन पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो यहां पर तीन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तीन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी अगर तुम लोगों ने ध्यान से सुना होगा, तीनों का कोर जड़ एक ही है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स, सीमित संसाधन। भाई अनलिमिटेड रिसोर्स होते ना तो इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती हमें, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास तो लिमिटेड रिसोर्स है। लिमिटेड रिसोर्स है तो इकोनॉमिक्स कह रही है लिमिटेड रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हो कि तुम अपने प्रेजेंट के साथ फ्यूचर जनरेशन या फिर फ्यूचर जनरेशन की जरूरत पूरा कर रहे हो, या फिर आप इंडिविजुअल की मैक्सिमम बेनिफिट दे पा रहे हो, ठीक है। ये तो आपके लिए इकोनॉमिक्स है। अब इस लिमिटेड रिसोर्सेस से स्टार्ट हो रहा है तीन बेसिक प्रॉब्लम्स। तीन बेसिक प्रॉब्लम में पहला बेसिक प्रॉब्लम, चलो चलो आंसर देना स्टार्ट करो। आप सारे के सारे स्टूडेंट जो है कमेंट सेक्शन पर आंसर देना स्टार्ट करिए कि पहली सेंट्रल प्रॉब्लम क्या सीखी आपने। द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम इज स्केर्स रिसोर्सेस से क्या पहली प्रॉब्लम क्रिएट हुई, व्हाट इज प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटी में। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, क्या प्रोड्यूस करें और हम कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हाउ दीज प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। हाउ दीज प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है क्या करना चाहते हो, लेबर इंसेंटिव टेक्निक इस्तेमाल करना चाहते हो, कैपिटल इंटेंसिव, या फिर मशीनरी वगैरह की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है। तीसरी चीज तुमने डिसाइड कर लिया तो थर्ड प्रॉब्लम का जवाब दो कि अब तुम्हें कैसे, फॉर whom आर दीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस, तुम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे कि तुम मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को पहुंचा सको, या फिर आप कह सकते हो कि किस सेक्टर में हमें इसको ज्यादा देना है, हम ज्यादा किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हायर मिडिल या लोअर क्लास के लिए, ठीक है। तो आई होप सो यहां तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी चीजें, यस और नो पहले तो ये बताओ आप सबके सब बच्चे। हाँ जी, यहां तक अच्छे से क्लियर हुई, ठीक है। तो हमने आधा पार्ट तो खत्म किया, अब धीरे धीरे करके हमें आगे बढ़ना है। सॉरी, आगे बढ़ने से पहले
मैं कुछ बेसिक इन्फो आपको इकोनॉमिक्स की बता दे रही हूँ। देखो पता है, जब आप एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन तो इतना कॉमन है कि आप सबको अब रट ही गया होगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कहलाते हैं। ये क्वेश्चन तो अब आपको रट ही गया होगा कि हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के पिता कौन कहलाते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बेटा हमारे लिए कौन है, सब जानते हैं, एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और याद रखिएगा, एडम स्मिथ की एक बहुत ही फेमस बुक है जिस बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखने का काम आखिरकार किसने किया, तो वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखने का काम किसने किया, एडम स्मिथ ने किया। ठीक है, डन, इतना समझ में आ गया सबको अच्छी तरीके से। हाँ जी बेटा ये बताओ। ओके, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके आगे की बात करते हैं। और आगे की बात हमारे लिए क्या है बेटा, आगे की बात है हमारे लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना तो अब आपको यहां पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में बताना पड़ेगा। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल दे रही हूं, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, अगेन वहीं से शुरुआत करते हैं जहां हमने छोड़ा था। जहां छोड़ा था का क्या मतलब है मैम, जहां छोड़ा था मतलब ये है स्केर्स रिसोर्सेस को उठाओ। ठीक है, अब स्केर्स रिसोर्सेस हमारी इकोनॉमी में जगह देते हैं डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। ठीक है, मतलब कि होता ये है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस से हम कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करते हैं कि हम इतना ये प्रोड्यूस करेंगे, हम इतना ये प्रोड्यूस करेंगे, हम इतना ये प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमें क्या बताता है, ये हमें कलेक्शन बताता है सारे पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एक गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज और गिवन अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी से। है मैम, क्या बोल गई क्या बोल गई क्या बोल गई, कुछ नहीं समझ में आया। सुनो फिर ध्यान से सुनो, क्या बोल गई मैं और क्या तुमको नहीं समझ में आया। भाई मेरे पास मैंने कहा था 1000 रुपए दिए गए हैं। अब यार 1000 रुपए को मैं ना ऐसे इस्तेमाल कर रही हूं कि मैं 1000 रुपए में 5 रुपए का ये खरीद रही हूं, 10 रुपए का ये खरीद रही हूं, यार मैं कॉम्बिनेशन बना रही हूं। अब कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन जो मैं 1000 रुपए से क्रिएट कर सकती हूं गुड्स एंड सर्विसेज के या गुड्स के जो मैं परचेज कर रही हूं, दिस पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसके लिए हम सेम वही एग्जांपल उठाते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया है। द सेम एग्जांपल वही रिपीट कर रही हूं मैं आपको और वही रिपीट करके मैं आपको इसके आगे डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, तो मैं यहां पर एक चार्ट बना रही हूं जिसमें यहां पर मैं लिख रही हूं पॉसिबिलिटीज। ठीक है, पॉसिबिलिटीज के बाद यहां पर मैं लिख रही हूं कॉर्न और यहां पर मैं लिख रही हूं कॉटन को। ठीक है, हमारे पास एक गिवन रिसोर्सेज दिया गया है, कुछ रिसोर्सेज दिए गए हैं और कुछ हमारे लिए टेक्नोलॉजी दी गई है। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज दिए गए हैं बेटा और कुछ टेक्नोलॉजी दी गई है। अब उन रिसोर्सेज और उन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी मैंने जो बनाई, ठीक है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी मैंने क्या बनाई, सबसे पहली पॉसिबिलिटी मैंने ये बनाई कि मैंने सारा का सारा रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी कॉटन में लगा दिया। सारा का सारा रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी किस में लगा दिया, कॉटन में लगा दिया। तो बताओ क्या मुझे कॉर्न मिलेगा, बोलो। अगर मैं सब कुछ मेरे पास जो भी है
जो भी रिसोर्सेज, जो भी टेक्नोलॉजी दी गई है बेटा, मैं सब कुछ उठा के कॉटन में लगा दूंगी तो क्या मुझे कॉर्न दिया जाएगा? नहीं। कॉर्न बनेगा नहीं, क्योंकि यहां पर हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो पहली पॉसिबिलिटी थी कि कॉर्न हमें नहीं मिला, कॉटन हमें 10 मिल गया। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हमने दूसरी पॉसिबिलिटी निकाली। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हमने क्या निकाली? दूसरी पॉसिबिलिटी हमने ये निकाली, हमने कुछ रिसोर्सेस एंड कुछ टेक्नोलॉजी बेटा हमने खर्चा करी कॉर्न में। ठीक है, तो हमने कॉर्न मान लो 1 बनाया, तो फिर यहां कॉटन क्या तुम्हें 10 मिलेगा? नहीं, यहां पर तुम्हें कॉटन 10 नहीं मिलेगा, यहां पर तुम्हें कॉटन क्या मिलेगा? 9। यहां पर तुम्हें कॉटन क्या मिलेगा? कम। भाई सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ चाहिए को कुछ तो खोना पड़ेगा। अगर तुम समझ रहे हो कि मेरा मतलब क्या है, ऐसे इधर ना ले जाओ। मैं क्या कह रही हूं? मैं कह रही हूं अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कुछ में खोना तो पड़ेगा। तुमने थोड़ा रिसोर्सेस यहां पर लगाया तो यहां पर तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ा ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी, मैंने कॉर्न में और रिसोर्सेस लगाए, तो मान लो अब मुझे कॉर्न 2 मिला, तो कॉटन फिर क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। मान लो कॉटन हो गई 7। ठीक है, फिर डी, एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं। हमने और कॉर्न में लगाया, हमने बेटा और कॉर्न में लगाया, तो अब कॉटन हमें क्या करना पड़ेगा? और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मान लो 4। और एक यहां पर और पॉसिबिलिटी हो गई कि अब मैंने सब का सब रिसोर्सेस, सारी टेक्नोलॉजी मैंने खर्चा करे कॉर्न में, तो मुझे कॉर्न मिला 4। तो अब बताओ क्या कॉटन मिलेगा? क्या आपको यहां पर कॉटन मिलेगा बेटा? क्या यहां कॉटन मिलेगा? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। तो यहां पर कॉटन जो है 0 हो गया। ठीक है, these possibilities is known as the production possibility set of economy. Production possibility set एक कलेक्शन होता है all possible goods and services का, जो आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो। ऑल पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो एक गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस देने पर, यानी जो तुम्हारे पास रिसोर्सेस दिया गया है, एक गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस एंड एक गिवन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनको इस्तेमाल करके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बना पा रहे हो, उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। को समझ में आया यहां पर? यस और नो? अभी तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि मैंने यहां पर क्या पढ़ाया। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शब्द का मतलब क्या हुआ, अच्छे से समझ में आया? अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसी का हम क्या बना सकते हैं बेटा? ग्राफ भी बना सकते हैं। अब इसका ग्राफ जो है किस तरीके से बनेगा, तो इसके ग्राफ के लिए मैं यहां पर एक छोटा सा देखो डायग्राम बनाती हूं। ठीक है, ओके, ये है हमारे लिए कॉर्न और ये है बेटा हमारे लिए क्या? कॉटन। ठीक है, तो ए में मान लो ये ए है, ए में हमने सब का सब कॉटन में लगाया था ना, तो यहां पर हमें कॉटन मिला। ठीक है, कॉर्न कुछ भी नहीं मिला, तो एक पॉइंट यहां आएगा, फिर एक पॉइंट यहां आएगा। भाई हमने कुछ कॉर्न मिला कुछ कॉटन मिला, बी पॉइंट, फिर कुछ कॉर्न कुछ कॉटन, फिर कुछ कॉर्न कुछ कॉटन, और फाइनली अब अगर हमने सब कुछ खर्चा कर दिया कॉर्न में तो कॉटन कुछ नहीं मिला। ये हो गया ई। इसको अगर हम कर्व से जोड़ देंगे तो ये हमारे लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहलाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहलाएगा। समझ में आया? डन? इतना समझ में आया? यस और नो? अब इस डायग्राम में मैं तुम लोग को ये बता देती हूं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में अगर कोई भी आपका फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहां पर ये बता रही हूं, अगर कोई भी पॉइंट आपका इस कर्व के बिलो है,
इफ एनी पॉइंट इस कर्व के बिलो है, यहां पर कहीं पर भी कोई पॉइंट है, इसका मतलब है आपके सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हुए। यानी जो तुमको रिसोर्सेज दिया गया था ना बेटा, जो आपको यहां पर रिसोर्सेज दिया गया था, दीज रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज, अभी भी कुछ बचा हुआ है अगर इस कर्व के बिलो कोई पॉइंट है। अगर इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है तो इसका मतलब है आपने फुल्ली अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर लिया है। और अगर इस कर्व के बाहर कोई पॉइंट है, इसका मतलब है दीज कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है तो तुम अचीव ही नहीं कर सकते, बिकॉज तुम्हारे पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है। डन, इतना समझ में आया? तो चलो सम अप करती हूं मैं और मैं बताती हूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को एक बार फिर से। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट हमें यह बताता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, एक गिवन सेट, गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज और एक गिवन टेक्नोलॉजी दी गई है और इसका हमें इस्तेमाल करना है। इसका हमें इस्तेमाल करके हम क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना पा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। These combination इन पॉसिबिलिटीज को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट या फ्रंटियर के नाम से जानते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें यहां पर एग्जांपल से समझाया। इट इज द सेम एग्जांपल जो कि आपका एनसीईआरटी में मेंशन है। अब इसी को मैंने यहां पर ग्राफ में बना लिया, तो अब यहां पर ग्राफ में बना के मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये ग्राफ के, अगर इस ग्राफ के बिलो कोई पॉइंट है, ग्राफ के अंदर कोई पॉइंट है, तो जल्दी से बताओ रिसोर्सेज आर। हाँ जी बच्चे, आंसर देना स्टार्ट करिए कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कि अगर इस ग्राफ के बिलो कोई पॉइंट है, हाँ जी आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। ग्राफ के बिलो कोई पॉइंट है तो यहां पर रिसोर्सेज क्या है? अंडर यूटिलाइज, पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं है। ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट है तो रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। ग्राफ के बाहर है तो ये कॉम्बिनेशन हम अचीव नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज। ये कॉम्बिनेशन हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि इतना हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, ध्यान से सुनिएगा। आज की क्लास हमारी बिल्कुल बेसिक क्लास रही है जिसमें मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया पहले चैप्टर से, फुल नहीं हुआ है अभी भी, इसका सेकेंड पार्ट आना अभी बचा है। ठीक है, फर्स्ट हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके बाद इकोनॉमी की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट या फ्रंटियर और उसका ग्राफ। ठीक है, आधा चैप्टर तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब इसके आधा चैप्टर के लिए आप नेक्स्ट मेरी वीडियो का जरूर से वेट करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा फुल फर्स्ट इकोनॉमिक्स का चैप्टर फिनिश हो जाएगा एनसीईआरटी का। ठीक है, यहां तक जहां तक मैंने पढ़ाया है, उम्मीद करती हूं कि सिर्फ पढ़ाया है आपको, आप घर में खुद से इसे रीड करोगे। एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी उठाने के बाद यहां तक पढ़ो। डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर डाउट जरूर लिखना ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबके डाउट को क्लियर कर सकूं। कमेंट सेक्शन में डाउट लिखना ताकि डाउट को मैं क्लियर कर सकूं, लेकिन पढ़ना जरूर। ठीक है, आप सबकी ही डिमांड में ये इकोनॉमिक्स का मैं सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें बेसिक मैं एनसीईआरटी आपको खत्म करवाऊंगी। ठीक है, उम्मीद करती हूं कि आपको आज की क्लास मेरी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको आज की क्लास। ठीक है, दूसरी बात, इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया, अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सके। जितने बच्चों के एग्जाम्स है, 11th 12th के एग्जाम है, उन सब के पास आप ये वीडियोस पहुंचाइएगा ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके इस सीरीज का। तो उम्मीद करती हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी एंड आप में से जितने नए स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन के आइकन में क्लिक कर लेना ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊं तो आप सबको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन टेक केयर, आप सब सेफ रहें। नेक्स्ट क्लास में मिलती हूं, बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।